100 घंटे से भी ज्यादा का कंटेंट अपलोड होता है। अब इतने शोर में कोई अपनी आवाज कैसे सुनवाए? एक तरफ वो क्रिएटर्स हैं जो रातों रात वायरल हो जाते हैं, और दूसरी तरफ वो जो सालों तक बेहतरीन कंटेंट बनाने के बाद भी नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सफलता सिर्फ किस्मत है या इसके पीछे कोई विज्ञान, कोई तरीका है? मुझे लगता है आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पहेली के अलग अलग हिस्सों को एक साथ जोड़ते हैं। अच्छा। हाँ, एक स्रोत तो सीधे एक्शन में उतरता है। वो बताता है कि कैसे सिर्फ एक फोन से ब्रॉडकास्ट क्वालिटी वीडियो बनाया जाए। दूसरा स्रोत थोड़ा जासूसी वाला है। वो मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि वीडियो के टाइटल दर्शकों के दिमाग पर क्या असर डालते हैं। और तीसरा हमें लंबी दौड़ का नजरिया देता है कि एक सफल और जिसे कहते हैं भरोसेमंद चैनल आखिर बनाया कैसे जाता है। मतलब आज का मिशन साफ है। एक क्रिएटर के लिए शुरू से अंत तक का पूरा रोड मैप, कंटेंट बनाने की तकनीक से लेकर दर्शकों के मनोविज्ञान को समझने और फिर एक स्थायी पहचान बनाने तक। बिल्कुल। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहली और बुनियादी चीज से, वीडियो की क्वालिटी। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसके लिए महंगे कैमरा और स्टूडियो का तामझाम चाहिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लेकिन हमारे पास जो मोबाइल जर्नलिज्म वर्कशॉप के नोट्स हैं वो इस सोच को पूरी तरह बदल देते हैं। बिल्कुल। उस वर्कशॉप का आप कह सकते हैं सार ही यही है कि आज के स्मार्टफोन में वो ताकत है जो कुछ साल पहले सिर्फ बड़े बड़े प्रोफेशनल कैमरा में होती थी। लेकिन सिर्फ फोन होना ही तो काफी नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस ताकत का सही इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे फोन को स्थिरता से पकड़ने के लिए ग्रिप या रिग, और इंटरव्यू या स्थिर शॉट्स के लिए एक ट्राइपॉड। लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छा माइक्रोफोन। ये बात मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ। मैंने कई बार कोई दिलचस्प वीडियो सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि हवा का शोर या गूंजती हुई आवाज सुनना मुश्किल हो रहा था। सही बात है। अच्छी ऑडियो दर्शकों का सम्मान करने जैसा है, और वर्कशॉप में भी यही कहा गया है। लोग खराब वीडियो शायद बर्दाश्त कर लें, लेकिन खराब ऑडियो नहीं। आधा वीडियो तो ऑडियो ही है। इसलिए DJI Mic 2 जैसे वायरलेस माइक इतने लोकप्रिय हो गए। कोई तार का झंझट नहीं और आवाज एकदम साफ। अच्छा, ऑडियो तो ठीक हो गया, पर वीडियो का क्या? फोन का अपना कैमरा ऐप ठीक ठाक है, पर प्रोफेशनल कंट्रोल के लिए वर्कशॉप में ब्लैक मैजिक कैमरा ऐप का जिक्र है। ये मुफ्त है और एंड्रॉयड और एप्पल दोनों पर काम करता है। और इस ऐप में कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जो ये पक्का करती हैं कि आपका वीडियो अमेरिका के टीवी से लेकर भारत के फोन तक हर जगह सही दिखे। हाँ, और ये बहुत जरूरी है। जैसे Rec 79 कलर स्पेस, ये वीडियो का यूनिवर्सल पासपोर्ट है। यूनिवर्सल पासपोर्ट? हाँ, इसके बिना आपके वीडियो के रंग किसी और देश के टीवी पर अजीब दिख सकते हैं। इसी तरह 1080p रेजोल्यूशन एक सेफ स्टैंडर्ड है जिसे हर कोई आसानी से देख सकता है, और कोडेक में H.264 चुनना सबसे अच्छा है क्योंकि ये हर जगह चल जाता है। तो इन सेटिंग से ये पक्का हो जाता है कि वीडियो कहीं भी चलाया जाए वो फटेगा नहीं या उसके रंग अजीब नहीं दिखेंगे। एग्जैक्टली। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात फ्रेम रेट की है। बताया गया है कि यूरोप और भारत जैसे देशों में 25 फ्रेम प्रति सेकंड मतलब FPS पर शूट करना चाहिए, जबकि अमेरिका में 30 FPS पर। ये फर्क क्यों है? इसका सीधा संबंध उस देश की बिजली की सप्लाई से है। बिजली की सप्लाई से? हाँ, भारत और यूरोप जैसे देशों में बिजली 50 हर्ट्ज के साइकिल पर चलती है। अगर आप वहां 25 FPS पर शूट करते हैं तो वीडियो में लाइट की टिमटिमाहट नहीं होती, जिसे फ्लिकरिंग कहते हैं। अमेरिका में बिजली 60 हर्ट्ज की है, इसलिए वहां 30 FPS बेहतर काम करता है। अरे वाह, ये तो वो छोटी छोटी तकनीकी बातें हैं जो एक शौकिया और एक प्रोफेशनल वीडियो में जमीन आसमान का फर्क ला देती हैं। बिल्कुल। और जब वीडियो शूट हो जाए तो एडिटिंग के लिए भी लैपटॉप की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। Adobe Rush और LumaFusion जैसे मोबाइल ऐप्स अब इतने ताकतवर हैं कि आप पूरी एडिटिंग फोन या टैबलेट पर ही कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, Adobe Rush में तो ऑटो डकिंग जैसा AI फीचर भी है। मान लीजिए आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और बैकग्राउंड में हल्का संगीत चल रहा है। जैसे ही कोई बोलना शुरू करेगा, ये फीचर संगीत को अपने आप धीमा कर देगा। और जब वो चुप होंगे तो संगीत वापस तेज हो जाएगा। हाँ, सही। ये काम पहले घंटों का होता था। तो मतलब फोन से ही ब्रॉडकास्ट क्वालिटी का वीडियो बनाना मुमकिन है, पर ये तो आधी लड़ाई हुई। हाँ। सबसे अच्छा वीडियो भी बेकार है अगर वो एक अंधेरे कमरे में पड़ा रहे, यानी अगर कोई उसे देखे ही नहीं। और यहीं से शुरू होता है दर्शकों के दिमाग को समझने का खेल, है ना? हाँ, और यहाँ चीजें बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्रिएटिविटी नहीं बल्कि डेटा साइंस का खेल है। डेटा साइंस? हमारे पास ताइवान के टॉप यूट्यूबर्स पर किया गया एक एकेडमिक शोध है।
इसमें मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके हजारों वीडियो टाइटल्स को एनालाइज किया गया, ताकि ये पता चल सके कि कौन से शब्द लोगों को क्लिक करने, लाइक करने या कमेंट करने पर मजबूर करते हैं। बिल्कुल। उन्होंने ये किया कैसे? मतलब मशीन को कैसे पता चलता है कि कोई टाइटल अच्छा है या बुरा? इस शोध में एक बहुत दिलचस्प सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ जिसका नाम है LIWC। आप इसे एक डिजिटल मनोवैज्ञानिक की तरह समझ सकते हैं। ये किसी भी टाइटल को पढ़कर सिर्फ शब्दों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपी भावनाओं और इरादों को पकड़ता है। जैसे, क्या इसमें गुस्सा है, क्या ये दोस्ती की बात कर रहा है। फिर उन्होंने देखा कि कौन सी भावनाएं लोगों से लाइक या कमेंट करवाती हैं। और नतीजे क्या निकले? कुछ चौंकाने वाला मिला? बहुत कुछ। जैसे लाइक्स पाने के लिए हम, दोस्त, समझ जैसे शब्द जो अपनापन और सकारात्मकता दिखाते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। ये तो समझ में आता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मौत जैसे गंभीर शब्द वाले टाइटल पर भी ज्यादा लाइक्स देखे गए। 1 मिनट, मौत जैसे शब्द पर ज्यादा लाइक्स? ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। आमतौर पर लोग ऐसी भारी भरकम चीजों से बचते हैं। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। शोध का अनुमान यह है कि ऐसे शब्द गहरी भावनाएं जगाते हैं जो लोगों को सतही कंटेंट के मुकाबले ज्यादा कनेक्ट करवाता है। ये दिखाता है कि दर्शक सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि कुछ मायने भी खोज रहे हैं। अच्छा। लेकिन कमेंट्स के लिए कहानी बिल्कुल अलग थी। अच्छा, वहां क्या काम करता है? कमेंट्स के लिए मामला बिल्कुल उल्टा था। जिन टाइटल्स में थोड़ा गुस्सा, विवाद, नकारात्मकता या धर्म जैसे मुद्दे थे उन पर लोगों ने जमकर बहस की। मतलब जो टाइटल लोगों को थोड़ा उकसाते हैं या एक मजबूत राय पेश करते हैं वो उन्हें कमेंट सेक्शन में खींच लाते हैं। एग्जैक्टली। ये तो एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ शोध बता रहा है कि गुस्सा और विवाद भड़काने वाले शब्द ज्यादा कमेंट्स लाते हैं जो एल्गोरिदम को पसंद है। लेकिन क्या इसी रास्ते पर चलकर एक भरोसेमंद चैनल बनाया जा सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। मुझे लगता है हमारा तीसरा स्रोत इसी मुश्किल सवाल का जवाब देता है। हाँ, एक तरफ क्लिक पाने का विज्ञान है जो हमें सनसनीखेज हेडलाइन यानी क्लिकबेट की ओर धकेलता है, और ये चीज यूट्यूब के इको चेम्बर को और मजबूत करती है। जहां एल्गोरिदम आपको वही दिखाता है जो आप पहले से मानते हैं। सही। लेकिन जो क्रिएटर्स लंबी दौड़ के बारे में सोचते हैं वो इस जाल से कैसे बचें? इसका जवाब हमें द न्यूज क्रिएटर्स प्रोजेक्ट की रिपोर्ट से मिलता है। ये रिपोर्ट तो न्यूज क्रिएटर्स पर है, पर इसके सिद्धांत तो किसी भी गंभीर यूट्यूबर पर लागू हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये विश्वास और स्थिरता बनाने के बारे में है। रिपोर्ट कहती है कि पहले ये समझो कि आप हो कौन। वो क्रिएटर्स को 3 श्रेणियों में बांटती है। इन्वेस्टिगेटर, जो जासूस की तरह नई जानकारी खोज कर लाते हैं। हाँ, फिर एक्सप्लेनर, जो टीचर की तरह मुश्किल विषयों को आसान बनाते हैं, और कमेंटेटर, जो एक समीक्षक की तरह खबरों पर अपनी राय देते हैं। अपनी पहचान समझना पहला कदम है। और पहचान बनाने के बाद आता है भरोसा बनाना, जो शायद सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। और इसके लिए रिपोर्ट में 3 स्तंभ बताए गए हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन क्रेडिबिलिटी गाइडलाइंस कहा गया है। पहला है सटीकता, मतलब सही जानकारी दो, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसे खुलकर मानो और सुधारो। जैसे टैंगल न्यूज नाम का एक चैनल है जो हर न्यूज़लेटर की शुरुआत में एक करेक्शन बॉक्स रखता है। मतलब अपनी गलती मानने से इज्जत कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। दर्शक समझते हैं कि आप ईमानदार हैं। ठीक, यही बात। दूसरा स्तंभ है सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, यानी जानकारी इकट्ठा करने और उसे पेश करने में ईमानदारी बरतना। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है नो लैब कोट रिक्वायर्ड चैनल। वो क्या करते हैं? वो अपनी वीडियो में जिस भी वैज्ञानिक शोध का जिक्र करते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं। ये तो दर्शकों को ताकत देने जैसा है। आप सिर्फ बता नहीं रहे, आप कह रहे हैं जाओ खुद देखो, हमारी बात पर आंख मूंद के भरोसा मत करो। और तीसरा स्तंभ है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। आप कौन है, आपका पैसा कहां से आता है, आपका एजेंडा क्या है, ये सब दर्शकों को साफ साफ बताएं। TLDR न्यूज का एक पूरा पेज है जो उनके बिजनेस मॉडल को समझाता है। तो सटीकता, सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता। हाँ, ये 3 स्तंभ मिलकर एक ऐसा चैनल बनाते हैं जिस पर दर्शक सालों तक भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ अच्छी बातें नहीं करती, ये क्रिएटर्स की उन चुनौतियों पर भी रोशनी डालती है जिनके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते। हाँ, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये पर्दे के पीछे की सच्चाई है। रिपोर्ट में 3 बड़ी सच्चाइयों का जिक्र है। पहली है आर्थिक अस्थिरता। एक क्रिएटर ने बताया कि एक महीने उसकी कमाई $14,000 थी और अगले ही महीने $5,000 से भी कम।
हाँ, ये उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा तनाव देता है। दूसरा दबाव शायद एल्गोरिथम का है, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। बिल्कुल, एल्गोरिदम का दबाव। एक क्रिएटर ने बहुत गहरी बात कही। एल्गोरिदम चाहता है कि आप लगातार कंटेंट बनाएं और इसका मतलब है कि आपको अपने विचारों में ज्यादा चरमपंथी होना पड़ेगा। मतलब संतुलित विचारों के बजाय सनसनीखेज कंटेंट को बढ़ावा मिलता है। हाँ, ये क्रिएटर्स पर एक खास तरह का कंटेंट बनाने का दबाव डालता है जो शायद वो बनाना भी नहीं चाहते। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा है, वो है बर्नआउट। हाँ, बर्नआउट। एक अकेला क्रिएटर सिर्फ कंटेंट नहीं बनाता, वो एक पूरी कंपनी चलाता है। रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, शूटिंग, एडिटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, सब कुछ। और साथ में सोशल मीडिया पर कमेंट्स का जवाब देना भी। ये सोचकर ही थकान हो रही है। ये सोलो एंटरप्रेन्योर का ग्लैमरस टैग अपने पीछे बहुत कुछ छिपा लेता है। बिल्कुल, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर उभरते हुए क्रिएटर को समझना जरूरी है। तो आज हमने एक यूट्यूबर के पूरे सफर का एक तरह से खाका तैयार किया। शुरुआत हुई फोन से प्रोफेशनल वीडियो बनाने की तकनीकी बारीकियों से। फिर हमने टाइटल्स के पीछे का डेटा साइंस और मनोविज्ञान समझा, और आखिर में हमने एक भरोसेमंद और टिकाऊ चैनल बनाने के रणनीतिक और नैतिक सिद्धांतों को जाना। और ये साफ है कि YouTube पर सफलता सिर्फ एक वायरल वीडियो का खेल नहीं है। ये तकनीक, मनोविज्ञान, नैतिकता और जबरदस्त मेहनत का एक जटिल मिश्रण है। आपको एक अच्छा निर्माता, एक स्मार्ट रणनीतिकार और एक भरोसेमंद आवाज, सब कुछ एक साथ बनना पड़ता है। बिल्कुल। और इन सारे स्रोतों को एक साथ देखने पर एक बहुत दिलचस्प और शायद भविष्य की ओर इशारा करने वाला विचार मन में आता है। वो क्या? एक तरफ, जैसा हमने मोबाइल वर्कशॉप में देखा, एआई हमारे काम को आसान बना रहा है, जैसे ऑडियो को अपने आप ठीक करना, तो दूसरी तरफ न्यूज़ क्रिएटर्स रिपोर्ट चेतावनी देती है कि एआई से बनी झूठी खबरों का खतरा भी बढ़ रहा है। उसी रिपोर्ट में एक सलाहकार ने कहा कि क्रिएटर्स अपनी इंसानियत को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। तकनीक के इस दौर में इंसान बने रहना। तो क्या भविष्य में YouTube पर सफलता का अगला पैमाना एल्गोरिथम को हैक करना नहीं, बल्कि अपनी इंसानियत को साबित करना होगा? एक ऐसी दुनिया में जहां डीप फेक और एआई से बना कंटेंट आम हो जाएगा, जहां कुछ भी नकली बनाया जा सकता है। क्या मानव सत्यापित यानी ह्यूमन वेरिफाइड कंटेंट ही एक क्रिएटर की सबसे बड़ी पहचान और सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर क्रिएटर को आज से ही सोचना शुरू